सुबह के 4 बज रहे हैं। अंधेरा अभी छटा नहीं है, लेकिन आयशा चूल्हे के पास बैठी है। सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाज गूंज रही है। वह फूंक मारकर आग को तेज करती है। धुआं उसकी आंखों में भर रहा है, पर वह रुकती नहीं। घर के आंगन में झाड़ू की सरसराहट सुनाई देती है। वह जानवरों के लिए चारा तैयार करती है, बाल्टियां उठाती है और पानी भरती है। तभी अंदर के कमरे से भारी कदमों की आहट आती है। सांस बाहर निकलती है। वह चूल्हे की राख और फर्श के कोनों को गौर से देखती है। सांस चिल्लाती है, यह क्या तरीका है? काम में इतनी सुस्ती क्यों है? सारा घर बिखरा पड़ा है। आयशा सिर झुकाए काम जारी रखती है। सास पास आकर फिर टोकती है, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। यह घर है या धर्मशाला? आयशा की सांसें तेज हो जाती हैं। वह अपनी हथेलियों को रगड़ती है और चुपचाप पानी का घड़ा उठाकर अंदर ले जाती है। सास की तीखी नजरें हर कदम का पीछा कर रही हैं। घर की हवा में तनाव घुल गया है। सूरज की पहली किरणें अभी आंगन की दीवार तक नहीं पहुंची हैं। आयशा चक्की के पत्थर को घुमा रही है। पत्थर के घिसने की भारी आवाज घर के सन्नाटे को चीर रही है। वह पसीने से बदतर है, लेकिन उसकी गति धीमी नहीं होती। सास बरामदे में कुर्सी पर बैठी है। उसकी उंगलियां लकड़ी के हत्थे पर बार बार टकरा रही हैं। वह आयशा की हर हरकत पर नजर रखती है। आयशा जैसे ही अनाज की टोकरी उठाती है, सास की आवाज आती है, वहां नहीं, उस कोने में रखो। तुम्हारी आंखों में धूल है क्या? आयशा कुछ नहीं कहती। वह झुककर उस कोने को साफ करती है, फिर मवेशियों के बाड़े की ओर बढ़ती है। वह रस्सी को कसकर बांधती है। हाथों में छाले पड़ गए हैं। सास पीछे पीछे आती है और बाड़े की गंदगी की ओर इशारा करती है, यह देखो, तुमने फिर से काम अधूरा छोड़ दिया। आयशा अपनी हथेलियों को रगड़ती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वह गहरी सांस लेती है और बाल्टी उठाकर फिर से पानी भरने निकल जाती है। वह एक बार भी पलटकर नहीं देखती। उसका पूरा ध्यान केवल अगले काम पर है। दोपहर की तपती धूप आंगन में उतर आई है। आयशा चूल्हे पर चाय का पतीला चढ़ाती है। लकड़ियां गीली हैं, धुआं उठ रहा है, पर आग नहीं पकड़ रही। समय बीत रहा है। सास बरामदे में बैठी है। वह बार बार अपनी कलाई की ओर देख रही है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। सास का धैर्य जवाब दे जाता है। वह तेजी से उठती है और रसोई की ओर लपकती है। पतीले में अभी भी पानी उबल रहा है। चाय की पत्ती नहीं डली है। सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया है। वह चिल्लाती है, इतनी देर? आयशा हड़बाकर हाथ बजाती है, पर हाथ कांपने से पतीला थोड़ा हिल जाता है। सास जोर से मेज पर हाथ मारती है। सलीम दरवाजे के पास खड़ा है। वह सब देख रहा है। आयशा की नजरें सलीम पर पड़ती हैं। सलीम अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। सास की आवाज और ऊंची हो जाती है। सलीम दीवार के सहारे खड़ा है। आयशा कांपते हाथों से चाय छानती है। सास का हाथ हवा में उठता है और रसोई की दहलीज की ओर इशारा करता है। उसकी आवाज अब चिल्लाहट में बदल गई है, अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। आयशा के हाथ से चाय की छलनी छूटकर जमीन पर गिरती है। खनकती आवाज रसोई में गूंजती है। सलीम अभी भी उसी जगह खड़ा है। उसकी उंगलियां दीवार के खुरदरे प्लास्टर को कुरेद रही हैं। वह अपनी मां की ओर देखता है, फिर आयशा की ओर, लेकिन उसके होंठ सिल गए हैं। आयशा एक पल के लिए रुकती है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वह अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। अपनी हथेलियों को रगड़ कर खुद को संभालती है। वह कमरे के कोने में जाती है और एक छोटा सा झोला उठाती है। वह झोला कंधे पर लटकाती है और भारी कदमों से बाहर की ओर बढ़ती है। सास उसके पीछे पीछे बरामदे तक आती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। आयशा घर की दहलीज पर रुकती है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। वह अपना एक पैर दहलीज के बाहर रखती है, फिर दूसरा। धूल भरी सड़क पर उसके पैरों के निशान उभरते हैं। घर का दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद होता है। वह अब घर के बाहर है। उसके सामने गांव की सुनसान पगडंडी है,
जो दूर तक चली गई है। वह झोले को कसकर पकड़ती है और बिना रुके आगे बढ़ जाती है। आयशा के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी पसर गई है। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी है। सास बरामदे में बैठी है, उसके सामने का फर्श खाली है। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती है, पर कोई नहीं आता। शाम ढलते ही हवा में नमी बढ़ गई है। रात के सन्नाटे में सास को अचानक कंपकंपी महसूस होती है। वह उठने की कोशिश करती है, पर उसके घुटने जवाब दे जाते हैं। वह जमीन पर बैठ जाती है। माथे पर हाथ रखते ही उसे अपनी त्वचा की तपिश महसूस होती है। बुखार तेजी से चढ़ रहा है। वह लरखड़ते हुए पानी के घड़े की ओर बढ़ती है। घड़ा खाली है। वह रसोई की ओर रेंगती है, पर वहां भी मटका सूखा पड़ा है। प्यास से उसका गला सूख रहा है। वह दीवार का सहारा लेकर खट्टी होने की कोशिश करती है, पर चक्कर खाकर वापस फर्श पर गिर पड़ती है। सास की सांसें तेज और भारी हो गई हैं। वह फर्श पर बेसुध पड़ी है और बाहर का अंधेरा खिड़की से अंदर झांक रहा है। सलीम घर के भीतर कदम रखता है। उसके पैरों की आहट सन्नाटे को तोड़ती है। वह मां को पुकारता है, लेकिन जवाब में केवल भारी सांसों की आवाज आती है। वह रसोई के पास पहुंचता है और अपनी मां को फर्श पर बेसुध पड़ा देखता है। वह घुटनों के बल बैठकर मां का कंधा हिलाता है, लेकिन मां की आंखें नहीं खुलती। वह पानी के लिए दौड़ता है, पर मटका खाली है। सलीम का चेहरा पसीने से तर बतर है। वह समझ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वह बिना एक पल गंवाए घर से बाहर निकलता है। वह गांव की कच्ची पगडंडी पर दौड़ता है। उसके जूते मिट्टी में धंस रहे हैं। उसकी सांसें फूल रही हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। वह धर्मशाला के पुराने दरवाजे को जोर से धक्का देता है। आयशा एक कोने में बैठी है। सलीम उसके पास पहुंचता है। उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। वह आयशा के पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ता है। वह अपने दोनों हाथों से आयशा के पैर कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिर रहे हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, मां की हालत बहुत खराब है, घर चलो। सलीम का पूरा शरीर पसीने और धूल से सना है। वह अपना सिर आयशा के पैरों पर टिका देता है। आयशा एक पल के लिए स्थिर खड़ी रहती है, फिर वह धीरे से अपना हाथ सलीम के कंधे पर रखती है। आयशा बिना एक शब्द कहे सलीम के पीछे घर लौटती है। वह सीधे रसोई में जाती है और चूल्हे में आग सुलगाती है। अगले 7 दिनों तक उसका दिन और रात का अंतर मिट जाता है। वह हर 3 घंटे पर मां को कनवी दवा पिलाती है। वह रसोई में बैठकर दलिया तैयार करती है। उसकी आंच से उसका चेहरा तमतमा जाता है। वह चम्मच से धीरे धीरे मां के मुंह तक दलिया पहुंचाती है। मां की सांसें कभी तेज होती हैं, कभी धीमी, लेकिन आयशा हर बार उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है। वह दिन भर घर के सारे काम निपटाती है और रात होते ही मां के सिरहाने बैठ जाती है। कमरे में तेल का दिया टिमटिमा रहा है। आयशा अपने हाथ में पंखा थामे हुए है। वह एक लय में पंखा झलती है, जिससे हवा का झोंका मां के चेहरे तक पहुंचता है। उसकी कलाई में दर्द होने लगता है, पर वह रुकती नहीं है। वह अपनी थकान को नजरअंदाज कर मां के माथे से बहते पसीने को पोंछती है। रात के सन्नाटे में केवल पंखे की सरसराहट और मां की भारी सांसें सुनाई देती हैं। आयशा की आंखें भारी हो रही हैं, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिलती। 8वें दिन की सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर कमरे के भीतर आती है। कमरे में सन्नाटा पसरा है। सास की पलकें धीरे से फड़फड़ाती हैं। वह अपनी भारी आंखों को खोलती है। उनकी दृष्टि सामने की ओर जाती है। आयशा उनके पैरों के पास फर्श पर सिर टिकाकर सो रही है। सास का शरीर स्थिर है, केवल उनकी सांसें चल रही हैं। वह अपने हाथ को धीरे धीरे उठाती हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। वह अपना हाथ आयशा के सिर पर रखती है। वह धीरे धीरे सहलाने लगती है। आयशा की नींद खुल जाती है। वह चौंक कर उठती है और सास की ओर देखती है। सास की आंखों के कोनों से पानी की बूंदें निकलकर गालों पर लुढ़कती हैं। वह आयशा का हाथ
अपने हाथों में थाम लेती हैं। सास की आवाज धीमी और कांपती हुई निकलती है, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। कमरा उस पल में थम सा गया है। आयशा धीरे से मुस्कुराती है। वह कहती है, माँ, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। उस दिन के बाद से घर की दीवारें बदल गई हैं। सुबह की शुरुआत अब चिल्लाने की आवाज से नहीं, बल्कि रसोई से आती चूड़ियों की खनक और धीमी बातचीत से होती है। आयशा अब रसोई में अकेली नहीं है। सास खुद उठकर उसके पास आती हैं और हाथ बंटाती हैं। वे दोनों एक साथ आटा गूंथती हैं और चूल्हे पर रोटियां सेकती हैं। सलीम आंगन में बैठा यह सब देखता है। उसके चेहरे पर राहत की लकीरें उभर आती हैं। सास अब आयशा को काम करने वाली नहीं, बल्कि अपनी बेटी मानकर उसके सिर पर हाथ रखती है। दोपहर के समय तीनों आंगन में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। थाली में परोसे गए भोजन की महक पूरे घर में फैल जाती है। सास अपनी थाली से एक निवाला आयशा की ओर बछाती है। आयशा मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार करती है। घर के कोनों से वह पुरानी घुटन गायब हो चुकी है। शाम ढलते ही आंगन में तेल का दिया जलता है, जिसकी रोशनी तीनों के चेहरों पर सुकून बिखेरती है। अब घर में कलह की जगह शांति ने ले ली है। सलीम, आयशा और माँ तीनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं। रात के अंधेरे में घर के भीतर से आती हंसी की आवाजें इस बात का प्रमाण है कि कड़वाहट का अंत हो चुका है। अब यह घर केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि प्रेम और आपसी समझ का एक नया ठिकाना बन चुका है। तीनों के बीच का यह नया रिश्ता अब अटूट है।